हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने कैलकुलू के अंदाज में और इस यूनिट को भी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम कहते हैं घोल। जैसे आप देखते होंगे पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी शरबत बनाने के लिए, तो वो भी क्या है? वो भी घोल है। हम दूध के अंदर पानी मिला दें तो वो भी क्या है? वो भी सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनता है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। देखो, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जो आपका किस क्वांटिटी में लिया जाता है? लेस क्वांटिटी में लिया जाता है। और जो सॉल्वेंट होता है आपका कितनी क्वांटिटी में लिया जाता है? लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप, इस तरीके से। सॉल्यूट द सब्सटेंस which are taken in less quantity are called solute। उसे हम कह देंगे सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? सॉल्वेंट हम कहते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे? सॉल्वेंट को आप लिख सकते हैं द सब्सटेंस विच आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्वेंट। वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। अब बात आ जाती है क्या सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है? जी बिल्कुल होता है। सॉल्यूशन वैसे अगर हम कैटेगरी देखी जाए तो सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखो, अगर जो रियल मायने होते हैं हमारे, उसके अंदर केवल होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन हम केवल उन्हीं को कहते हैं जो देखने में हमें केवल एक ही फेज दिखाई देती है। जैसे मैं कहूं मैंने पानी के अंदर मैंने चीनी घोल दी, तो जब आप उसे देखेंगे तो चीनी आपको दिखेगी नहीं, वो क्या होगी? वो केवल आपको लिक्विड फेज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डाल दें या फिर रेत डाल दें, तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको दो फेज दिखाई देंगे, एक लिक्विड का फेज दिखाई देगा और एक सॉलिड का फेज दिखाई देगा। तो सॉल्यूशन हम जनरल कैटेगरी में हम उसे ही कहते हैं जो जिसको देखने पर हमें केवल एक ही फेज दिखाई दे। तो सॉल्यूशन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं the homogeneous mixture of two or more compounds are called solution। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्या आ जाता है? अब हमारे पास में आ जाता है कि सॉल्यूशन की जो हम सॉल्यूशन तो हमने कह दिया कि होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। और होमोजीनियस किसे कहा है? जिसके अंदर हमें देखने पर केवल कितनी फेज दिखाई दे? जिसके अंदर हमें देखने पर केवल एक ही फेज दिखाई दे उसे हम सॉल्यूशन कह देते हैं। और जिसके अंदर अगर हमें दो फेज दिखाई देती हैं या दो से ज्यादा फेज दिखाई देती हैं तो हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टू और मोर, उसे हम कह देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन। मेनली सॉल्यूशन के अंदर हम दो ही कंपोनेंट की बात करेंगे, तो हम बाइनरी सॉल्यूशन का ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है। तो सॉल्यूशन आपका दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा हो सकता है आपका टर्नरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एक तो मैंने सॉल्यूट ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया? सॉल्वेंट। तो केवल दो ही कंपोनेंट अगर मिक्स किए गए हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे आप। ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सॉल्यूट और बी क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। लेकिन टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें तीन कंपोनेंट का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। किस तरीके से? जैसे मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए और बी क्या होंगे? ए और बी आपके सॉल्यूट हो जाएंगे और सी क्या हो जाएगा? सी आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इन्हें आप डिफाइन कैसे करेंगे? अपनी कॉपियों के अंदर कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे आप बाइनरी सॉल्यूशन, हेडिंग बनाएंगे आप बाइनरी सॉल्यूशन की और फिर लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। उसे आप कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन आप किसे कहेंगे? तो टर्नरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। टर्नरी सॉल्यूशन आप लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। तो ये क्या है? ये हमारी कैटेगरी चल रही है कि सॉल्यूशन को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि
और भी कितने टाइप का होता है, कैसे इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन और भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे मान के चलते हैं हमारे पास में एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने थोड़ा पानी डाल दिया, पानी में हम क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। तो उसे घोल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जो हम चीनी उसके अंदर और डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगी? घुलनी बंद हो जाएगी। तो जब वो घुलनी बंद हो जाती है तो ऐसे स्टेट के सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब हमने जो शुरुआती स्टेज पे जो हमने बीकर लिया था और पानी लिया था और उसके अंदर हमारी जो चीनी घुल रही थी तो और डाल रहे थे वो भी घुल रही थी, तो ये जो सॉल्यूशन था हमारा वो था हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन्हें हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे आप कि सॉल्यूशन जो है वो और दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली जो कैटेगरी है आपकी वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी वो है आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अभी बताया हमने कि जब घुलना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे द सॉल्यूशन व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ द solute can be dissolved in the solution are called saturated solution। देखो क्या बताया, जब नो मोर अमाउंट मतलब और ज्यादा अमाउंट अब डिसॉल्व नहीं हो सकती सॉल्यूशन के अंदर उसे हम कह देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे आप? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जब मोर एंड मोर अमाउंट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन व्हेन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड in the solution are called unsaturated solution। अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है? क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया जा सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में? तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो जब हम वो चीनी घोल रहे थे और वो घुलनी बंद हो गई थी, अब हम क्या करें? अगर हम उसे गैस पे ले जाके रख दें और गैस को ऑन कर दें तो क्या हो जाएगा? वो चीनी फिर से घुलनी स्टार्ट हो जाएगी, हम और डालेंगे फिर घुल जाएगी। तो बिल्कुल किया जा सकता है भी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे? इज सैचुरेटेड solution be converted into unsaturated solution। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे आप यस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन by increasing the temperature। अब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा जाता है? जो ये कन्वर्ट हो सकता है इसका रीजन क्या होता है? तो मैं रीजन यहां पे लिख देता हूं कि इसका रीजन क्या है, क्यों ये कन्वर्ट हुआ है। तो आप इसका रीजन लिखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रीजन आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो सॉल्यूशन जो है वो 9 टाइप का होता है, हमारा 9 तरीके का सॉल्यूशन होता है। तो एक बार हम उसकी कैटेगरी बनाते हैं, तब तक आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो तो सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी होती हैं? सॉल्यूशन की लगभग 9 टाइप्स होती हैं। तो हम हेडिंग बना लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो कितने टाइप का होता है? 9 टाइप का होता है। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन which are as follows, जो कि किस तरीके के हैं? इस तरीके से हैं। देखो पहला है, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ऊपर हम लिख लेते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व इन, किसमें डिसॉल्व किया गया है? सॉल्वेंट में, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पे उसके एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। आपको कम से कम एक एग्जाम्पल तो इनका याद होना चाहिए। ठीक है, देखो पहला है हमारा इस तरीके से
यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ रफ सी, आप कॉपी में अच्छे से बना लेना। देखो पहला जो टाइप है हमारा, पहला टाइप है आपका सॉलिड। सॉलिड को आप क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। पहला टाइप आपका ये हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करने का एग्जांपल हो जाएगा आपका एलॉय। आपने एलॉय नाम सुना होगा, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, कि जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स आर नोन एज एलॉय। तो मेटल क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं आपके। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका एलॉय। सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड टाइप आपकी आ जाएगी कि आप लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं आप सॉलिड के अंदर, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप मरकरी को गोल्ड के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो पाया जाता है लिक्विड की फॉर्म में, और वो क्या होता है किसी मेटल के ऊपर उसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं मरकरी इन गोल्ड। ये मरकरी का सिंबल होता है Hg। थर्ड आप क्या कर सकते हैं याद, थर्ड आपका हो जाएगा कि गैस आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। थर्ड है आपका गैस आप डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपने बर्फ जो आप जमाते हैं फ्रीज में, जो जमाते हैं उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन आइस, ऑक्सीजन इन आइस। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा आप क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, अब आप फिर से सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखो तीन तो हमारे हो गए किसके साथ में, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड। फिर हमारे तीन कौन से हो जाएंगे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और फिर गैस लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, देखो जैसे चीनी आप पानी के अंदर घोलते हैं तो आप लिख सकते हैं सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ आपका हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। देखो जैसे पानी में आपने क्या डाल दिया, आपने दूध घोल दिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मिल्क इन वाटर। सिक्स्थ आपका क्या हो जाएगा, सिक्स्थ आपका हो जाएगा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो देखो आपको पता है जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी जाती है। तो आप लिख सकते हैं CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सेवंथ आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं सेवंथ। सेवंथ है आपका जैसे गैस आपने, सेवंथ आपका क्या हो जाएगा, जैसे सॉलिड आप किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, आप सॉलिड आप डिसॉल्व करेंगे सॉलिड इन गैस, सॉलिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं गैस के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो सॉलिड जैसे आप क्या होते हैं, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं या किसी और चीज पे हैं, तो हवा में क्या होते हैं, कुछ धूल के कण होते हैं, तो वो धूल के कण क्या होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं, और वो सॉलिड किस में डिसॉल्व होते हैं, गैस में। तो आप लिख सकते हैं एग्जांपल इसका डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर। एट्थ आपका क्या हो जाएगा, एट्थ आपका हो जाएगा लिक्विड इन गैस। देखो लिक्विड इन गैस से क्या है, जैसे आपने देखा होगा कभी सर्दियों में जैसे धुंध वगैरह आ जाती है, तो जब हम चलते हैं हमारे मुंह पे क्या हो जाते हैं, वो पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो क्या होता है वहां पे एयर के अंदर क्या डिसॉल्व होता है, लिक्विड डिसॉल्व होता है, यानी लिक्विड किसके अंदर डिसॉल्व होता है, गैस के अंदर होता है। तो आप लिख सकते हैं फॉग, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, फॉग, जो धुंध आ जाती है आपकी, ठीक है। नाइन्थ आप क्या लिख सकते हैं, गैस इन गैस, गैस इन गैस। अब गैस इन गैस के अंदर आप किसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हवा हो गई आपकी, हवा क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, वही तो है। तो आप एग्जांपल में आप इसका लिख सकते हैं एयर। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं जो कि 9 कैटेगरी के हैं। इनमें से कम आपको एक एक एग्जांपल सबका याद होना चाहिए, अपनी कॉपी में इसकी अच्छी सी टेबल बना लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन मेथड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स की, मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे कंसंट्रेशन मेथड, कंसंट्रेशन मेथड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ये टर्म्स हमारी कहां पे इस्तेमाल होने जा रही हैं, ये टर्म्स हमारी इस्तेमाल होंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आप यहां पे हेडिंग भी डाल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। किसके लिए है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हमारी न्यूमेरिकल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो अब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, मैंने बताया था 2 चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा 2 ही चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट से। तो देखो जब भी हम बातें कर रहे होंगे सॉल्यूट की, क्योंकि कंसंट्रेशन मेथड टर्म में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स टर्म्स आती हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, तो हमारे पास में 2 टर्म याद होंगी, सॉल्यूट की और एक सॉल्वेंट की। जब भी हम बातें करेंगे सॉल्यूट की तो आपने याद रखना है वर्ड दिमाग में 2, ठीक है। और जब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की तो आपने वर्ड दिमाग में रखना है 1। जहां पे भी आपको 2 लगा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं। और जहां पे भी मैं किसी भी वर्ड के नीचे क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, तो आप समझ जाना हम किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बातें कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं बात कह दूं कि हम क्या ले रहे हैं, वेट कह रहे हैं, WEIGHT, वेट, किसका वेट कह रहे हैं, सॉल्यूट का, तो हम इसको मैं ये लिख सकता हूं W2। तो यहां से आप समझ जाना कि मैं किसकी बातें कर रहा हूं, सॉल्यूट के वेट की बात कर रहा हूं। और सॉल्वेंट में आ जाते हैं तो W1 से आप समझ जाना,
अगर हम कह दें मोलर मास बताओ, मोलर मास, तो मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, m1 लिख सकता हूं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कह दूं नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं n2 और इसे क्या लिख सकता हूं n1। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास किसका है, सॉल्यूट की बातें चल रही हैं, तो गिवन मास W2 अपॉन में मोलर मास M2, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसे क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन में M1, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बातें कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जाई के द्वारा, ये किसका सिंबल होता है, जाई, और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जाई2, और अगर हम इसकी बातें कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जाई1। ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा परसेंटेज को लेके, तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज आप सभी को निकालनी आती होगी, आप सभी ने अपनी 10th की परसेंटेज निकाली होगी, 11th की परसेंटेज निकाली होगी, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेम रहने वाला है। ठीक है, बस हमारी ये बातें किसमें होंगी, परसेंटेज में, हम सॉल्यूशन के अंदर बातें करेंगे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर ही हमारी बातें होने वाली हैं। तो परसेंटेज जो है हम 3 कैटेगरी में निकालते हैं। एक हम निकालते हैं वेट बाय वेट की कैटेगरी में, वेट बाय वेट की कैटेगरी में, दूसरी हम निकालते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कैटेगरी में, और तीसरी हम निकालते हैं वेट बाय वॉल्यूम की कैटेगरी में। यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यूनिट का फर्क है, क्योंकि जो वेट होता है, वेट को हम किस में मापते हैं, वेट को हम मापते हैं ग्राम में या फिर किलोग्राम में, है ना। और जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं, वॉल्यूम को हम मापते हैं मिलीलीटर के अंदर या फिर लीटर के अंदर, यही तो हमारी यूनिट्स हैं। तो देखो मान के चलते हैं हम परसेंटेज सबसे पहले निकालते हैं W बाय W की। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास, हमारा टॉपिक है परसेंटेज बाय मास, क्योंकि मास आ गया तो W बाय W, यहां से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक बीकर है, और बीकर के अंदर हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स मिक्स कर रखे हैं, जिसको हमने कहा था ना कि सॉल्यूशन के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बातें करेंगे, तो 2 कंपोनेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ए हमारे पास में क्या है, ए मान लेते हैं हमारे पास में सॉल्यूट है, और बी हमारे पास में क्या है, बी है हमारे पास में सॉल्वेंट है। अब क्या हो रहा है, हमने ये 2 कंपोनेंट्स इसके अंदर मिक्स कर रखे हैं वाटर के अंदर। जो ए का हमने जो वजन ले रखा है वो मैंने ले रखा है 10 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो मैंने वजन ले रखा है वो ले रखा है मैंने 20 ग्राम, क्योंकि हम वेट बाय वेट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो मुझसे पूछ ले कि सॉल्यूट की क्या निकालो, मास परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप, देखो सॉल्यूट का वेट W2 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताया मैंने, तो W2 अपॉन में W1 प्लस में W2 इंटू में क्या कर देते थे हम 100, यही तो करते थे। जिसकी परसेंटेज निकालनी थी, जैसे मान लेते हैं 500 में से हमारे 300 नंबर आ गए, तो 300 नंबर को ऊपर लिख देते थे, नीचे टोटल नंबर, इंटू में क्या कर देते 100, तो वही तो हमने किया है, परसेंटेज निकाल दी सॉल्यूट की। तो कितनी निकली, देखो W2 कितना है यहाँ पे, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम लिख दिया। W1 कितना है, W1 है हमारे 20 ग्राम, क्योंकि दोनों को प्लस कर देंगे तो 20 प्लस 10 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/30 इंटू में 100, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अराउंड 33.3% आपका आ गया सॉल्यूट का परसेंट। और अगर ऐसे ही आपसे सॉल्वेंट का पूछ लिया जाता तो क्या करते आप, 20 बटे क्या कर देते 30 कर देते, इंटू में क्या हो जाता 100 हो जाता। तो ये था हमारा परसेंटेज बाय मास। तो यहाँ पे आप इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं परसेंटेज बाय मास का, आप लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में आप कर देंगे 100। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अगर हम पूछ लिया जाता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो फर्क कुछ नहीं होता, बस हम इसकी यूनिट किस में बदल देते, सिर्फ ml के अंदर बदल देते, यानी 10 ml हो जाता ये, और ये क्या हो जाता, ये हमारा 20 ml हो जाता बस। अब यहां पे वो पूछ लेता परसेंटेज बाय वॉल्यूम, B बाय V, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता, आपका फॉर्मूला बन जाता वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर देते आप 100 कर देते। तो ये आपका है परसेंटेज ऑफ V बाय V का फॉर्मूला। सिमिलरली आपका W बाय V का फॉर्मूला होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है आपका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स को लेके, तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, द रेशियो ऑफ गिवन मास टू दी मोलर मास इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नंबर ऑफ
मोल्स। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो क्या है, गिवन मास तो उसने हमें दे दिया, तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास में क्या है, गिवन हमारे पास में दे रखा है गिवन मास, और गिवन मास कितना है 18 ग्राम। और मोलर मास क्या है, मोलर मास जो है वाटर का कैसे निकालते हैं, देखो हाइड्रोजन आता है एक नंबर पे, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे, उसका डबल करोगे तो 16, जब आप इसे जोड़ोगे तो 18 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 18 अपॉन में 18 कितना हो गया 1। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन क्या है आपके पास में, गिवन है आपके पास में गिवन मास कितना है 39 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, तो फार्मूला क्या होता है बेंजीन का C6H6। कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो मास क्या होगा उसका 12, तो 6 कार्बन है, एक का होता है 12, प्लस में 6 हाइड्रोजन है, एक का होता है 1, तो 12 6 72, 72 प्लस 6 78, तो 78 इसका मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 39 अपॉन में 78 यानी 2 आ जाएगा इसका मोलर मास। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 38 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आपका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ कैंपल के साथ में, और इसी तरीके के लेक्चर की सीरीज अब आपकी डेली आया करेगी। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही लेक्चर डिलीवर होता है आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।